स्वागत है सभी का। देखिए इस वीडियो में हम सीजी व्यापम के प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में एजुकेशनल इंटरेस्ट शिक्षण अभिरुचि के पूछे गए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली है? सकारात्मक प्रतिक्रिया, सुरक्षित वातावरण, विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, सामूहिक गतिविधि का आयोजन करना। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कौन सा? तो ऑप्शन सी, विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, रिलेटिंग द कंटेंट टू चिल्ड्रंस डेली लाइफ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? सिखाने की प्रक्रियाएं, सामाजिक सहभागिता, विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को सीखने की गतिविधियाँ। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को, एबिलिटीज़ एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है? तो पुरस्कार, दंड, सरल भाषा का उपयोग, प्रशंसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रशंसा, प्रेज। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता? सवाल में क्या पूछा गया है? जो शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता उसे आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थी के अनुभव को प्राथमिकता देना, कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना। अब इसमें जो शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, मेंटेनिंग कांस्टेंट डिसिप्लिन इन द क्लास। इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है? जो बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है उसे आपको बताना है सवाल में। देखिए, विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है। विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन से है। अब ये दोनों गलत हैं। जो केवल वाला है वो तो वैसे भी निगेटिव होता है। ठीक है, और विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं इसमें, विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू में है। बिल्कुल नहीं, विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू में परिवर्तन से है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन डी, विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? तो किस में पूछा गया है? मिडिल स्टेज में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? मिडिल स्टेज में पूछा गया है, मध्य चरण में पूछा गया है। तो याद रखेंगे 6 से 8, कक्षा 6 से 8। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सीखने से संबंधित कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है? किसके अनुसार? संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार जो सही है उसे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें, सीखना याद करने की प्रक्रिया है। जी नहीं। अगला ऑप्शन है, ज्ञान निर्माण के लिए सजा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है इसमें, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। अच्छी बात है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संरचनावादी दृष्टिकोण पूछा गया है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन है, सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? महत्वपूर्ण है। सोशल इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संबंध में? तो बंद प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसके संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे आपको बताना है। पहला कथन है, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। यही गलत है। किसके बारे में? बंद प्रकार के प्रश्नों के बारे में, यही गलत है। अगला ऑप्शन है, दृष्टिकोण मापने के लिए उपयुक्त है, जो कि सही है। मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त है, सही है। विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त है, ये इसके लिए भी क्या है? सही है। बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में बात पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है। सुटेबल फॉर अनकवरिंग इनसाइट, ये बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। किसका? तो समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत आपसे पूछा गया है। व्यक्तिगत भिन्नत्व के प्रति संवेदनशीलता, सही लग रहा है। अगला ऑप्शन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। जी नहीं, ये गलत है। अगला ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना। ये भी गलत है।
अगला ऑप्शन है अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा, ये भी क्या है, गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत भिन्नत्व के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, सेंसिटिविटी टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, जी नहीं। बात किसका चल रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के बारे में बात चल रहा है। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, हाँ हो सकता है, सही लग रहा है। अगला है सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरी की परिचायक है, जी नहीं, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है सीखने की गति को धीमा करती है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। हेल्प्स स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबुद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास इनमें से किससे संबंधित है, किसके बारे में पूछा गया है, तो परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास इनमें से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984, या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022। इसका राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज 2022। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, किसका शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपसे पूछा गया है, तो विषय का ज्ञान, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का संबंध, कक्षा प्रबंधन, या प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ हैं, किसके लाभ हैं, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ। पहला ऑप्शन है सीखने का लचीला वातावरण, जो कि एकदम करेक्ट लग रहा है। अगला ऑप्शन है इसमें प्रशिक्षक से अंतःक्रिया में कमी, जी नहीं, ये उसका लाभ नहीं है। अगला ऑप्शन है सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन, ये भी एकदम सही लग रहा है। अगला ऑप्शन है संप्रेषण कौशल में कमी, जी नहीं, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा हुआ, तो पहला और तीसरा, ऑप्शन बी में दिख रहा है, पहला और तीसरा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षण की प्रभाविता की ओर इंगित करते हैं, कौन कौन शिक्षण की प्रभाविता की ओर इंगित करते हैं, उसे आपको बताना है। देखिए सवाल में ऑप्शन कौन कौन सा है उसे समझिए ध्यान से। पहला है इसमें कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, जो कि एकदम सही है। दूसरा है इसमें कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, जो कि गलत है। ठीक है, निरंतर अनुशासन बनाए रखने से काम नहीं चलेगा। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, जो कि सही है। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, ये भी क्या है, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन सी में दिख रहा है केवल 1, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है, जो कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है उसे आपको बताना है। किसको बताना है, जो गलत है। तो देखिए पहला ऑप्शन है रटकर सीखना, यही गलत है, यही क्या है, गलत है। अगला ऑप्शन है गतिविधि में चुनौती का तत्व होना चाहिए, ये नहीं होगा। गतिविधि समूह में ही की जाती है, अकेले में नहीं, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है कोई खेल भी गतिविधि हो सकता है, हाँ हो सकता है, हमें गलत पूछा गया है। तो इसमें गलत कौन कौन सा है, पहला और तीसरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, जो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है उसे आपको बताना है। क्या बताना है, जो सही है। पहला ऑप्शन है इसमें देखिए विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है, जी नहीं, ये गलत है। अगला ऑप्शन है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, जी नहीं, केवल आप देख के समझ जाएंगे कि ये भी क्या है, गलत है, निगेटिव है। अगला ऑप्शन है इसमें देखिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि 100% क्या है, सही है। अगला ऑप्शन है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है।
आपने केवल देखा और आप इसे भी क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, ये भी गलत है। तो हमें सही पूछा गया है, तो सही कौन सा है, केवल 3 ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है, रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। ये एकदम सही है। अगला ऑप्शन है, शिक्षक ज्ञान देने वाले की भूमिका में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सही नहीं होगा। बात किसका चल रहा है, रचनावादी शिक्षण का चल रहा है। अगला ऑप्शन है, सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं। ये भी गलत है। अंतःक्रिया का स्थान क्यों नहीं होगा। अगला है, सीखना सामाजिकता में होता है। हाँ, ये क्या है, सही है। तो इस हिसाब से सही कौन कौन सा है, पहला और चौथा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है। जो रचनात्मक आकलन है उसे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना। ये रचनात्मक आकलन नहीं है। अगला ऑप्शन है, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना। ये भी रचनात्मक आकलन नहीं है। अगला है, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना। जी नहीं, ये भी रचनात्मक आकलन नहीं है। अगला है, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। ये क्या है, रचनात्मक आकलन है। बच्चों से कोई क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को क्या करना, दर्ज करना, यही क्या है, रचनात्मक आकलन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 4। ठीक है। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है और स्तंभ 2 में सिद्धांत दिए गए हैं जो उनके द्वारा दिए गए हैं। इसी को क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है, मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए पहला कौन सा है, E.L. थॉर्नडाइक। तो E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, याद रखेंगे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उसके बाद इवान पावलाव, इसका जो सिद्धांत है वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसका आ जाएगा तीसरा। उसके बाद B.F. स्किनर, इसका आ जाएगा क्रिया प्रसूद अनुबंधन। उसके बाद एक बच गया, कौन, वोल्फगैंग कोहलर, तो इसका आ जाएगा सूच का सिद्धांत। ठीक है, इस हिसाब से आप देखेंगे तो ए का क्या आया, ए का 2, ए का 2 इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, बाकी सब एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगेन निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें पहला है एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 का किस में आ जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आ जाएगा तीसरा में, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। उसके बाद एनसीएफ एफएस 2022, इसका किस में आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा चौथे में, पंचकोशी विकास। उसके बाद एनईपी 2020, ये किस में आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता में। और एक बच गया एनईपी 1984, तो इसका आ जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे तो ए का क्या आया, ए का आया 3, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दर्शन दिया गया है और इधर क्या दिया है, दर्शन शास्त्री। तो पहला है आदर्शवाद, ये आ जाएगा प्लेटो। उसके बाद है प्रयोजनवाद, तो ये आ जाएगा जॉन डीवी। और उसके बाद है प्रकृतिवाद, तो प्रकृतिवाद का आ जाएगा रूसो। और यथार्थवाद आ जाएगा जॉन लॉक। ठीक है, तो इस हिसाब से ए का 4, ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। किसका चुनाव करना है, सही उत्तर का। यहाँ पे अभिकथन असर्शन दिया है। अभिकथन क्या है, शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए जिससे वे विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सकें, जो कि एकदम सही बात है। कारण आर दिया है यहाँ पे, केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं की जा सकती, जो कि सही है। आप केवल रचनात्मक आकलन के द्वारा विद्यार्थी के विकास के विभिन्न पक्षों या विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका असर्शन और रीजन मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अभिकथन ए और कारण आर सही है। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर है। नीचे 2 कथन दिए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें।
अगेन यहाँ पे इन कथनों से संबंधित हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे अभिकथन दिया गया है, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि एकदम सही है। याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग। कारण है इसका, अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका जो कारण है वो भी क्या है, एकदम करेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नीचे दो कथन दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कथन एक और कथन दो दिया गया है। कथन एक है, शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। कथन दो है, शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता और निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या बताना है, सही उत्तर बताना है। तो कथन एक और दोनों दोनों असत्य हैं। कथन एक और दो दोनों क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे जो कथन एक है और कथन दो दोनों क्या है, सत्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शैक्षिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। किसको जमाना है आपको, शैक्षिक शोध के चरणों को। तो देखिए क्या क्या दिया गया है उसे पढ़ लीजिए एक बार। शोध समस्या का चयन, शोध विधि का चयन, शोध प्रश्नों का निर्माण, आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण, परिणाम सूचित करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए इसमें पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, ऑप्शन ए, ये आ जाएगा पहले नंबर पर, शोध समस्या का चयन। दूसरे नंबर पर आ जाएगा शोध प्रश्नों का निर्माण। तीसरे नंबर पर आ जाएगा शोध विधि का चयन। और चौथे नंबर पर आ जाएगा आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण। और पांचवें नंबर पर आएगा परिणाम सूचित करना। ठीक है, तो देखिए पहले कौन आया, ए आया, जो कि इसमें और इसमें है, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। दूसरे नंबर पर कौन आया, सी आया, जो कि केवल इसमें है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। पाठ योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। किसे व्यवस्थित करना है, तो पाठ योजना लेखन की प्रणाली को आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। क्या क्या दिया गया है इसमें, तो पूर्व ज्ञान, अधिगम के उद्देश्य, पुनरावृत्ति, विषय वस्तु की प्रस्तुति, गृह कार्य। तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, तो ये आता है अधिगम के उद्देश्य। फिर आता है पूर्व ज्ञान, उसके बाद विषय वस्तु की प्रस्तुति, उसके बाद आएगा पुनरावृत्ति और उसके बाद आएगा गृह कार्य। तो पहले कौन आया, पहले आया बी। पहले बी केवल ऑप्शन सी में है, बाकी किसी में नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। परिकल्पना बनाना, समस्या को परिभाषित करना, साक्ष्य प्राप्त करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, सामान्यीकरण। देखिए एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न पदों को क्या करना है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, पहले नंबर पे आएगा ये समस्या को परिभाषित करना। फिर आएगा परिकल्पना बनाना, उसके बाद आएगा परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, उसके बाद आएगा साक्ष्य प्राप्त करना और फिर लास्ट में आएगा सामान्यीकरण। तो देखिए सबसे पहले कौन आया, पहले आया बी, जो कि इसमें इसमें और इसमें है, सी एलिमिनेट हो गया। दूसरे नंबर पर ए आया, जो कि इसमें है और इसमें है, बी भी एलिमिनेट हो गया। तीसरे नंबर पर आया डी, जो कि इसमें है, डी में नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मुदालियार कमीशन, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, राममूर्ति समीक्षा समिति, कोठारी कमीशन, प्रोफेसर यशपाल समिति, शिक्षा बिना बोझ के। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव करें। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, दूसरे नंबर पर आएगा मुदालियार कमीशन, तीसरे नंबर पर आ जाएगा कोठारी कमीशन और चौथे नंबर पर राममूर्ति समीक्षा समिति और पांचवें नंबर पर आएगा प्रोफेसर यशपाल समिति, शिक्षा बिना बोझ के। तो सबसे पहले कौन आया, बी आया, जो कि केवल ऑप्शन ए में है, बाकी किसी में नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। किसे व्यवस्थित करना है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाओं को क्या करना है, स्टेजेस को क्या करना है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो जीन पियाजे का जो स्टेज है उसे आप एक निमोनिक से याद रख सकते हैं। निमोनिक यहाँ पे देखिए आप क्या याद रखेंगे, एस, पी, सी और एफ। पहले एस का मतलब क्या है, सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर मतलब संवेदी पेशी अवस्था, ये पहले नंबर पर आएगा। पी मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आएगा दूसरे नंबर पर। सी मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आएगा तीसरे नंबर पर। एफ मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आएगा चौथे नंबर पर। ठीक है, तो इसे आप इस क्रम से याद रखेंगे तो आसानी से जमा पाएंगे। तो पहले कौन आया, सी, जो कि इसमें और इसमें है, ए और डी एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आया ए, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। परियोजना विधि के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
परियोजना का नियोजन, परियोजना का चयन और उद्देश्य, परियोजना का मूल्यांकन, परियोजना का कार्यान्वयन, परियोजना का अभिलेखन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कौन आएगा इसमें? तो सबसे पहले आएगा परियोजना का चयन और उद्देश्य। दूसरे नंबर पर आएगा परियोजना का नियोजन और तीसरे नंबर पर आएगा परियोजना का कार्यान्वयन। चौथे नंबर पर आएगा परियोजना का मूल्यांकन और पाँचवें नंबर पर आएगा परियोजना का अभिलेखन। तो सबसे पहले कौन आया? बी आया, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमने 2024 में सीजी व्यापम द्वारा प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए शिक्षण अभिरुचि के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे एंड डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करेंगे और आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो पीडीएफ है एज इट इज़ मार्क किया हुआ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।